नमस्कार। आज हम शुरुआत कर रहे हैं व्यक्तिगत और समूह परामर्श में अंतर। ये व्यक्तिगत परामर्श जो कि अकेले व्यक्ति को दी जाती है, दिया जाता परामर्श उसमें, और समूह परामर्श में क्या अंतर है, उसके पश्चात हम इसमें समानता भी लेंगे। यदि ये पढ़ने के बाद हम ये पढ़ेंगे कि दोनों में समानता क्या है। तो पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत परामर्श और समूह परामर्श में अंतर क्या है, अलग अलग इसमें क्या विशेषताएं हैं। डिफरेंस इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग, अकेले व्यक्ति को जो सहायता दी जाती है उसमें, और सामूहिक परामर्श समूह रूप से परामर्श दिया जाता है, उसमें क्या क्या अंतर है। व्यक्तिगत परामर्श, परामर्शदाता और परामर्शी में व्यक्तिगत निकटता का संबंध पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि जो परामर्श लेने वाला प्रार्थी है वो अकेला होता है, और जब अकेला होता है तो जो परामर्श दे रहा है, परामर्शदाता है, उसमें उन दोनों में बहुत ही घनिष्ठता बन जाती है। एक दूसरे से जब वो बातचीत करते हैं, एक दूसरे से अपनी भावनाएं को रखते हैं, प्रार्थी अपनी समस्याओं को रखता है और परामर्शदाता परामर्श देता है, उसको विभिन्न अलग अलग प्रकार से उसके व्यक्तित्व को जानने के लिए उससे बहुत सारे प्रश्न पूछता है, बातचीत करता है उससे, तो वो एक निकटता उनमें बन जाती है। क्योंकि वो अकेला होता है, अकेला व्यक्ति होता है, इसलिए उनमें एक बहुत निकटता बन जाती है, उनमें एक घनिष्ठता हो जाती है और उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाता है। दोनों में सामंजस्य बहुत ही अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है। और इसी प्रकार अगर हम समूह परामर्श को देखें तो वहाँ पर समान समस्या वाले अधिक सदस्य होते हैं। वहाँ पर समान समस्या वाले बहुत ही अधिक सदस्य होने के कारण उनमें इतनी निकटता नहीं पाई जाती, क्योंकि परामर्श देने वाले के सामने बहुत सारे सदस्य होते हैं। जब बहुत सारे सदस्य होते हैं तो इतनी निकटता, इतनी घनिष्ठता जितनी कि एक व्यक्ति के साथ होती है, उतनी घनिष्ठता नहीं पाई जाती, क्योंकि बहुत सारे सदस्य होते हैं सामने और उनमें हर बात शेयर नहीं होती। उतनी जो व्यक्तिगत बातें हैं वो शेयर व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर इतनी निकटता भी नहीं पाई जाती परामर्शदाता और उसमें, जबकि इसमें बहुत घनिष्ठ निकटता पाई जाती है और अपनी व्यक्तिगत बातें भी कई बार उनको शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी झिझक होती है उसको, प्रार्थी को, परामर्शदाता को कहने में कि अपनी जो व्यक्तिगत बात है वो झिझक के साथ, थोड़ा सा उसको झिझक के साथ कह नहीं पाता है, इसलिए इसमें व्यक्तिगत निकटता आदि होती है, जबकि इसमें निकटता नहीं होती। दूसरा है परामर्शी केवल सहायता प्राप्त करता है, और क्योंकि वो अकेला होता है तो वो केवल खुद ही सहायता प्राप्त करेगा, और जबकि समूह परामर्श में सहायता प्राप्त करने के साथ साथ वो अन्य सदस्यों को भी सहायता देता है। जब एक साथ बहुत सारे सदस्य होते हैं और उनकी समस्या एक जैसी होती है, उनकी समस्या एक जैसी होती है, इसलिए वो एक साथ सहायता प्राप्त करते हैं। तो जब एक जैसी समस्या होती है तो उन समस्या का हल ढूंढने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। परामर्शदाता जब उनको परामर्श देता है, उसके पश्चात जब वो हल ढूंढते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, यानी एक दूसरे की सहायता करते हैं। वहाँ पर एक दूसरे को, वो खुद दूसरे की भी सहायता करते हैं, अपने सहायता प्राप्त करने के साथ साथ दूसरों को भी वो सहायता देता है। हर एक व्यक्तिगत परामर्श बहुत ही सरल कार्य है, क्योंकि वो अकेले को दे रहा है। परामर्शदाता परामर्श अकेले व्यक्ति को दे रहा है, उसके व्यक्तित्व वो जानता है, व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारे प्रश्न कर लेता है, वो व्यक्तित्व जानता है, इसलिए वहां पर वो अकेले व्यक्ति को सहायता देना सरल काम है। जबकि जब बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो जटिल काम हो जाएगा, क्योंकि हर एक का व्यक्तित्व अलग अलग है, कि मैं हूँ और तुम, तो मैं हमेशा मैं रहूँगा, तुम हमेशा तुम रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे दो दोस्त बहुत अच्छे मित्र ही क्यों ना हो, उनके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाएगा। इसलिए उन व्यक्तित्व के आधार पर उनकी जो समस्या है वो समस्या भी जटिल है।
अलग अलग व्यक्तित्व वाले सदस्यों को अलग अलग प्रकार से उस सहायता का हल ढूंढना होता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये काम बहुत ही जटिल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तित्व वाले होते हैं और अलग अलग व्यक्तित्व वाले जब होते हैं सदस्य, तो उनको अलग अलग प्रकार से हल ढूंढना होता है, इसलिए ये कार्य बहुत ही जटिल हो जाता है। और यहाँ पर व्यक्तिगत परामर्श में सिर्फ एक व्यक्ति को सहायता दी जाती है। व्यक्तिगत परामर्श में सामने एक व्यक्ति होता है, वो एक ही व्यक्ति सहायता प्राप्त करता है, जबकि सामूहिक रूप से सहायता दी जाती है। परामर्शदाता बहुत सारे व्यक्तियों को सामूहिक रूप से सहायता देता है। तो सबसे पहला अंतर क्या है? परामर्शदाता और परामर्श में व्यक्तिगत निकटता बहुत ही अधिक होती है, जबकि यहाँ पर अधिक सदस्य होने के कारण इतनी निकटता नहीं होगी। दूसरा, परामर्शी केवल खुद अकेला ही सहायता पाता है, खुद सहायता ही पाता है, जबकि यहाँ पर सहायता प्राप्त करने के साथ साथ अन्य सदस्यों को भी सहायता देनी होती है। इसी प्रकार से ये कार्य सरल है और ये बहुत समूह परामर्श बहुत ही जटिल कार्य है। यहाँ एक व्यक्ति होता है और यहाँ पर सामूहिक रूप से सहायता दी जाती है। इस प्रकार से व्यक्तिगत और समूह परामर्श में ये अंतर होते हैं। व्यक्तिगत और समूह परामर्श में समानता है। सिमिलरिटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग, जो व्यक्तिगत परामर्श दिया जाता है किसी अकेले व्यक्ति को और जो समूह को परामर्श दिया जाता है, उनमें क्या समानता है, एक जैसी बातें क्या है? सबसे पहला है उनका उद्देश्य समान होता है, दोनों का ही उद्देश्य एक समान होता है। दोनों प्रकार की काउंसलिंग का उद्देश्य, दोनों प्रकार के परामर्श का उद्देश्य लगभग एक जैसा होता है। दोनों प्रकार के परामर्श में परामर्शी को सहायता देना और उसके आत्म समन्वय उसको प्राप्त करवाना, यानी उसकी जो समस्या है उस समस्या को हल करवाना, किसी समस्या का हल ढूंढना। दोनों ही प्रकार के परामर्श का अंतिम लक्ष्य होता है। दोनों ही प्रकार के परामर्श का यही लक्ष्य होता है कि परामर्शी को उसकी समस्या का हल मिल जाए, किसी भी प्रकार से उसकी समस्या हल हो जाए। दूसरा है परामर्शी की भागीदारी। दोनों ही प्रकार के परामर्श में परामर्शी की भागीदारी का वातावरण एक जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर परामर्शदाता उन परामर्शी को सहायता प्रदान करता है। वहाँ का वातावरण एक जैसा, यानी उनको उसी वातावरण में, चाहे वो अकेला व्यक्ति हो या बहुत सारे व्यक्ति, उसी वातावरण में उनको सहायता दी जाएगी। जहाँ का वातावरण शांत हो, उनको उनकी जो दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी जो दोनों का जो संबंध है वो निकटता का होना चाहिए। परामर्शदाता और परामर्शी के संबंध दोनों में ही बहुत निकटता का बन जाता है। हालांकि समूह में थोड़ा सा निकटता कम हो जाती है, लेकिन निकटता का संबंध उनको बनाना पड़ता है, उसमें भी निकटता का संबंध उसको बनाना पड़ता है। और परामर्शी की भागीदारी, यानी जो परामर्शदाता जो पूछता है प्रश्न, उसको परामर्शी को हर एक प्रश्न का अपने ढंग से उसको जवाब देना होता है। दोनों में परामर्शी की भागीदारी समान होती है। और भावनाओं का स्पष्टीकरण, दोनों में ही भावनाएं समान रूप से स्पष्टीकरण और विषय के प्रति स्पष्टीकरण समान होता है, क्योंकि परामर्शदाता परामर्शी को उसकी भावनाओं का ज्ञान करवाता है, उसकी भावनाओं का ज्ञान करवाता है। उससे वो उसको ये कहता है कि तुम्हारी भावनाएं किस प्रकार की हैं, किस प्रकार का तुम कर सकते हो, ये कर सकते हो, इस प्रकार से उनको ज्ञान करवाता है और उसका परीक्षण भी करता रहता है बार बार कि जो समस्या है वो कहाँ तक हल हो रही है, बार बार ये परीक्षण भी करता रहता है। और दोनों प्रकार के परामर्श में जो लोग सहायता प्राप्त करते हैं वे सामान्य व्यक्ति होते हैं,
इसलिए भावनाओं का स्पष्टीकरण भी, चाहे वो अकेला व्यक्ति हो या ग्रुप में हो, सभी व्यक्ति सामान्य होते हैं, क्योंकि तभी उनके सामने उस प्रकार की समस्याएं आती हैं। सामान्य व्यक्ति होते हैं, तभी उनके साथ, क्योंकि वो वातावरण में सामंजस्य नहीं कर पाते, तो उनकी समस्या आती है, उनको फिर परामर्श लेना पड़ता है। इसलिए दोनों में भावनाओं का स्पष्टीकरण समान रूप से होता है। और दोनों प्रकार का परामर्श में गोपनीयता और निजता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। परामर्शदाता का जो भी परामर्श से जो भी कहता है, जो भी उसकी समस्याएं बताता है, वो पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है, चाहे वो समूह में हो या परामर्शदाता उसकी गोपनीयता को बनाए रखता है। इसलिए ये इन दोनों में काफी समानताएं भी हैं। परामर्श के लक्ष्य क्या क्या है? गोल्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श के लक्ष्य किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं? सबसे पहला है विकासात्मक लक्ष्य, यानी व्यक्ति के विकास से संबंधित लक्ष्य। ऐसी कोई समस्या जिसमें व्यक्ति का विकास रुक गया हो, मानवीय वृद्धि, उसका विकास रुक गया हो, और उसको प्राप्त करने में, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो व्यक्तिगत विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, किसी भी प्रकार का विकास उसका रुक गया हो, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, दैहिक हो, उसका विकास जब रुक जाता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति सहायता प्राप्त करता है, और वो सहायता प्राप्त करने का जो लक्ष्य होता है वो कहलाता है विकासात्मक लक्ष्य। यानी विकास के लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, वो होता है विकासात्मक लक्ष्य। दूसरा है निरोधक लक्ष्य, यानी जो व्यक्ति हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जो कि अवांछित परिणाम देती है। बहुत सारी ऐसी आदतें आ जाती हैं अवांछित परिणाम देती हैं, और उनको रोकने के लिए, उन अवांछित परिणामों को रोकने के लिए जो सहायता प्राप्त करता है, जो परामर्श लेता है, वो निरोधक लक्ष्य कहलाता है। अवांछित परिणामों को रोकने के लिए, उनके परिणामों को उपेक्षित करने के लिए जो सहायता प्राप्त करता है वो निरोधक लक्ष्य कहलाता है। नेक्स्ट है वर्धन लक्ष्य, यानी वर्धन करना। परामर्श में कोई विशेष कौशल और उसकी योग्यता के लिए अमुक कौशल किस प्रकार आएगा, यदि किसी में कोई कौशल प्राप्त करना है किसी को, तो उसके लिए सहायता प्राप्त करना, कौशल के लिए सहायता प्राप्त करना, और उसको कौशल को विकसित करने के लिए सहायता प्राप्त करना क्या होता है? वर्धन लक्ष्य, यानी उसको वर्धन करना, सुधार करना। तो उस कौशल को प्राप्त करने के लिए उसमें सुधार किस प्रकार किया जाए, वो होता है वर्धन लक्ष्य। फिर है उपचारी लक्ष्य, यानी उपचार करना। उपचार का जो अवांछित विकास है, व्यक्ति का जो अवांछित विकास हो रहा है, व्यक्ति का जो विकास किसी अन्य दिशा में जा रहा है, उसका उपचार किस प्रकार हो। अन्य दिशा में विकास, गलत दिशा में विकास हो रहा है, उसका उपचार किस प्रकार हो, वो उपचारी लक्ष्य कहलाते हैं। खोजात्मक लक्ष्य, यानी खोजना, किसी चीज को खोजना, ऐसे लक्ष्यों को खोजना, ऐसे कौशलों का परीक्षण करना, या पर्यावरण से संबंधों की जांच करना। उसके आसपास का जो पर्यावरण है, उसके वातावरण में समायोजन है, उसकी जांच करना कि क्या मैं सही हूँ। इस प्रकार से ये जो है वो खोजात्मक लक्ष्य होते हैं। इस प्रकार का सहायता प्राप्त करने के लिए उसको क्या कहा जाता है? खोजात्मक लक्ष्य। पुनर्बलन लक्ष्य, यानी पुनर्बलन देना, किसी चीज के लिए उसको पुनर्बलन देना। जब परामर्शी जो कुछ कर रहा है और सोच रहा है और जो अनुभव कर रहा है, उसको पहचानना, उसको पहचान कर आगे बढ़ना,
उसको पहचान कर आगे बढ़ना, वो होता है पुनर्बलन लक्ष्य। वो कर तो रहा है, वो सोच तो रहा है, लेकिन उसके मार्ग में बाधा आ जाए तो उस आगे किस प्रकार बढ़ा जाए, आगे किस प्रकार बढ़ा जाए, पुनर्बलन देकर, उसको बल देकर कि इस प्रकार होगा तो तुम ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, ऐसे करो, आगे बढ़ो, पुनर्बलन देकर उसको लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। वो होता है पुनर्बलन लक्ष्य। यह संज्ञानात्मक लक्ष्य, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक कौशल किस प्रकार प्राप्त करें, किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करें, संज्ञानात्मक कौशल किस प्रकार प्राप्त करें। अधिगम, सीखने में कोई बाधा आती है या संज्ञान में कोई बाधा आती है तो उसका जो प्राथमिक आधार होता है वो लेना क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक लक्ष्य। यह शरीर क्रियात्मक लक्ष्य, शरीर क्रिया विज्ञान, प्राथमिक समझ, हमारी जो आदतें हैं वो आदतें किस प्रकार सुधारी जाए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, हम स्वस्थ रहे। जैसे व्यायाम के लिए कई बार कुछ लोग कि मुझे कौन सा व्यायाम करना चाहिए, मुझे कौन से योग करना चाहिए योगा के लिए ताकि मैं स्वस्थ रहूं। इस प्रकार के जो परामर्श होते हैं वो होते हैं शरीर क्रियात्मक लक्ष्य। और नौवां है मनोवैज्ञानिक लक्ष्य, मन का उपचार, उसके संवेगात्मक नियंत्रण किस प्रकार हो, संवेगों का नियंत्रण किस प्रकार हो, सकारात्मक वातावरण किस प्रकार बने, इस प्रकार के जो उसकी जो आत्म अवधारणा सकारात्मक किस प्रकार हो, मैं आगे किस प्रकार हो, मेरी सकारात्मक अवधारणा किस प्रकार विकसित हो। इस प्रकार के जो परामर्श लिए जाते हैं वो मनोवैज्ञानिक लक्ष्य के परामर्श होते हैं। इस प्रकार से ये परामर्श के लक्ष्य 9 होते हैं। पहला है विकासात्मक, व्यक्ति के विकास के लिए, निरोधक, जो उसमें अवांछित परिणाम आ गए हैं उनको हटाने के लिए, वर्धन लक्ष्य, किसी कौशल में कुशलता हासिल करने के लिए, उपचारी लक्ष्य, किसी प्रकार का उपचार प्राप्त करने के लिए, अवांछित विकास के उपचार प्राप्त करने के लिए, खोजात्मक लक्ष्य, किसी प्रकार के अपने जो उपयुक्त विकल्प हैं वो किस प्रकार खोजे, कौशल को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विकल्प किस प्रकार प्राप्त करें, वो खोजात्मक लक्ष्य। पुनर्बलन लक्ष्य, पुनर्बलन देना, सकारात्मक पुनर्बलन देना, उसको देने के लिए आत्मा का विकास करना पुनर्बलन लक्ष्य होता है। संज्ञानात्मक विकास, उसके व्यक्ति के अधिगम के लिए और संज्ञान विकास के लिए जो सहायता प्राप्त की जाती है वो संज्ञानात्मक लक्ष्य के लिए होते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान, शारीरिक क्रियाओं के लिए, व्यायाम के लिए, योग के लिए, शरीर किस प्रकार स्वस्थ रहे उसके लिए जो दिया जाता है परामर्श, शरीर क्रियात्मक लक्ष्य होता है। और मनोविज्ञान, अपने मन को नियंत्रण, संवेगों पर नियंत्रण और अधिगम प्राप्त करने के लिए, अपने आप को सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए जो परामर्श दिया जाता है वो मनोवैज्ञानिक लक्ष्य कहलाता है। इस प्रकार से ये परामर्श के 9 लक्ष्य होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।